नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक आईपीओ के बारे में चर्चा करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था कि सर कोई भी नया आईपीओ आए तो जल्द से जल्द उसको वीडियो बना के देना, क्योंकि अगर उस आईपीओ के बारे में जानकारी मुझे मिले, तो ज़रूर मैं उस आईपीओ के ऊपर काम करूँगा। तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो फिर से मैं एक नया आईपीओ के बारे में चर्चा करूँगा, क्योंकि इस आईपीओ का अपडेट आ चुके हैं, पूरा डिटेल्स डेटा आ चुके हैं, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में जितना डेटा कलेक्ट किया हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मार्केट रिलेटेड अपडेट आपको कंटिन्यूसली मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं एक डेटा के बारे में। देखिए डेटा क्या है, आप देखेंगे 2010 में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एईएम मतलब एनुअली जो ग्रोथ है, एनुअली जो ग्रोथ है वो भी एनबीएफसी। एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सा है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, जियो फाइनेंस हो गया। तो इस तरीके से कंपनी को एनबीएफसी कहा जाता है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहा जाता है, क्योंकि ये बैंक नहीं है फिर भी फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। तो जो ग्रोथ है एनुअली, अगर ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो 2010 से लेकर 2018 तक जो ग्रोथ हुआ वो एक्चुअली नेगेटिव मतलब 20% का ग्रोथ हुआ, और उतना खास ग्रोथ भी नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो 2019 से लेकर 2020 तक नेगेटिव 4% का ग्रोथ है, और 2021 तक ग्रोथ जो 2% के नेगेटिव है, 2022 तक 6 से 8%। अभी देखिए 2023 तक ग्रोथ 8 से 10% तक चला गया, और ये भी बताया जा रहा है कि अपकमिंग टाइम्स में इसका ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। मगर एक ध्यान से इस चीज़ों को देखना कि पहले जिस तरीके से ग्रोथ हुआ था वो आज पूरा का पूरा ग्रोथ कम हो चुके हैं, क्योंकि देखिए 2021 में 26% था, अभी 26 से 27% और आज कितना है 29%। मतलब जो ग्रोथ है बहुत हद तक कम हुआ है। तो ग्रोथ कम होने के कारण इस सेक्टर में जितने सारे आईपीओ आ रहा है, उस आईपीओ में थोड़ा सा तो प्रेशराइज बनेगा, क्योंकि आज खुद ही देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व से लेकर जितने बड़े से बड़े फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी है, उसका हालत आज थोड़ा सा बिगड़ चुके हैं। फिर भी आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो भी एक फाइनेंस कंपनी है, मगर एक बहुत छोटा सा फाइनेंस कंपनी है। तो उसका नाम क्या है, आसान लोन। तो आसान लोन इस कंपनी का नाम है। तो आसान लोन कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है कंपनी लोन के ऊपर काम करते हैं, और एक एनबीएफसी कंपनी है। क्योंकि मैं कंपनी के अगर डेटा के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान से इस चीज़ों को देखना। देखिए अबाउट कंपनी के डिटेल्स में क्या बताया जा रहा है, देखिए बताया जा रहा है कि एक्मी जो मतलब फिनट्रेड है, फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड, जिसको आसान लोन्स नाम से जानते हैं, इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कंपनी स्टार्ट कब हुआ था, 1996 में रजिस्टर हुआ था, और मतलब एक पुराना कंपनी है, ऑलमोस्ट 3 डेकेड का कंपनी है। और देखिए उधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉन सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी विद 2 डेकेड्स, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स कंपनी इस सेक्टर के ऊपर काम कर चुके हैं। कंपनी बेसिकली रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में कंपनी काम करते हैं। देखिए रूरल एरिया में एक चीज़ में नोटिस किया हो कि अभी लोन का जो आंकड़ा है, लोन का जो लोन लेने का जो स्पीड है, वो रूरल एरिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि गांव-गांव तक लोग लोन ले रहे हैं और उस लोन से कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे एक चीज़ हमेशा मैंने नोटिस किया कि बड़े कोई कॉर्पोरेट अगर लोन ले तो वो लोन बहुत टाइम वो डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। मगर गाँव में कोई अगर छोटे व्यक्ति, कोई कोई किसान, कोई भी छोटा कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो अगर लोन ले तो वो कुछ भी हो जाए, खुद का जान दे देंगे, फिर भी वो लोन को डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। जी जान लगा देंगे उस लोन को पेमेंट करने के लिए। तो इसी का फ़ायदा डायरेक्टली जितने सारे छोटे कंपनी है उसको मिलता रहता है। उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल बहुत सारे हैं, मैं आपको बाद में डिस्कशन करूँगा। तो यहाँ पे इस कंपनी का जो बिज़नेस है, वो बिज़नेस बेसिकली आपको समझ में आ चुका है। गाँव-गाँव तक इस कंपनी लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो कंपनी बेसिकली कहाँ पे काम कर रहा है? देखिए कंपनी इंडिया के 4 स्टेटों में काम कर रहा है, जहाँ पे राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो वही स्टेट के ऊपर काम कर रहे हैं। जो स्टेट में देखा जाए तो अभी भी अच्छा खासा बिजनेस होता रहता है, तो उसी जगह पे कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनीज के टोटल जो एम्प्लॉइज है वो कितना है, 125 एम्प्लॉइज है। एक छोटा सा कंपनी है, बहुत छोटा सा कंपनी है। टोटल 2 लाख के अराउंड कस्टमर है टिल टू डेट, मतलब करंट डेट के हिसाब से। तो दिसंबर 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से तो 2 लाख के आसपास कंपनी का टोटल कस्टमर है, और 12 ब्रांचेस है ऑल ओवर, 25 पॉइंट है, टच पॉइंट है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से 4 जगह पे कंपनी स्टेट में काम कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि कंपनी के पहले सारे डिटेल्स आपको जानना चाहिए।
उसके बाद कंपनी के ऊपर काम करिए तो अच्छा होगा, क्योंकि कंपनी की जानकारी ना लेने के बाद ही आप काम करेंगे तो बुरी तरीके से फंस सकते हैं। अभी चलो कंपनी के बाकी डिटेल्स आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए, कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल डिटेल्स है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं एसेट, कंपनी के एसेट देखिए कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ। 2021 में 455 करोड़ के आसपास एसेट था, वो आज घट के एसेट 390 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब एसेट कई हद तक कम हो चुके हैं। उसके साथ साथ रेवेन्यूज के बारे में बात करें तो रेवेन्यूज देखा जाए तो 86 से लेकर रेवेन्यूज 86 से लेकर 69 हो चुके हैं। देखिए खुद ही देख सकते हैं कंपनी के ऊपर रेवेन्यूज कितना कम हुआ है। मतलब यहाँ पे एक वीकनेस पॉइंट देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का अगर रेवेन्यूज नहीं बढ़ रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से बढ़ेंगे। तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखा जाए तो कंपनी के जो टैक्सेस पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट है 2021 में 16 करोड़ था, 2022 में 4 करोड़ बना, और 2000 मतलब 23 में वो करीबन 15.5 करोड़ बना। मतलब जो खुद का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है वो भी यहाँ पे देखा जाए तो कम होता देखने को मिले। तो साथ ही साथ कंपनी का नेटवर्क जो है वो थोड़ा सा बड़ा, उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करूँ तो 108 से लेकर 170 करोड़ तक बना। तो टोटल जो बोरिंग्स है कंपनी का जो कर्जा है, देखिए कोई भी अगर फाइनेंस कंपनी हो तो उसको सबसे पहले जो मेंटेन करना होगा वो है खुद के कर्जे को बढ़ाना होगा। तो उल्टा अब हो चुके हैं, 317 से 230 बना और 100 मतलब 180 के आसपास बना। मतलब कंपनी खुद कर्जा कम ले रहा है, तो जो कंपनी कर्जा ही कम ले रहा है तो वो कहाँ से स्टेबल कर पाएंगे, कहाँ से सस्टेन कर पाएंगे। इस बात को तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो बेसिकली कंपनी के ROE एंड ROC उतना खास नहीं है। ROE बेसिकली एटलीस्ट 15% के ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पे 5.5% है, मतलब बहुत वीकनेस है। कंपनी का डेप्थ भी उतना ज़्यादा नहीं है। कंपनी के देखा जाए तो पेट मार्जिन भी उतना मतलब खास तो है, मगर उस हाई लेवल में नहीं है। तो चलो अभी कंपनी के कंपटीटर के बारे में बात करूँ तो इस सेक्टर में और कौन सा कंपनी है। जैसे आप देख सकते हैं जो आसान फाइनेंस कंपनी है उसका अर्निंग पर शेयर बहुत खराब है, बाकी जितने सारे इसका कंपटीटर है सारे कंपटीटर के साथ बात करूँ तो किसी भी कंपटीटर का अर्निंग पर शेयर इतना भी खराब नहीं है, क्योंकि इसका अर्निंग पर शेयर ₹5.5 के आसपास है और बाकी का अर्निंग अर्निंग पर शेयर एवरेजली देखा जाए तो 20 से 30% के ऊपर है। और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी के जो पी रेशियो है वो भी पी रेशियो में उतना खास यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिला। सारे कंपनीज का पी रेशियो ठीक ठाक ही है, तो इसमें थोड़ा सा पी रेशियो में चेंजेस है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर अभी मेन मुद्दे पे चले जाते हैं, कंपनी आईपीओ क्यों लेके आया है। तो उसके पीछे रीजन तो समझ लीजिए। कंपनी बता रहा है कि कंपनी का जो मतलब कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंपनी क्या करे, फ्यूचर के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आईपीओ लेके आया है। तो बेसिकली देखिए कैपिटल को फुलफिल करने के लिए आईपीओ लेके आ रहा है, ये तो बात अच्छी है। फिर भी मुझे जो डेटा यहाँ पे देखने को मिले वो डेटा मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए आईपीओ का जो डिटेल्स है, उस डिटेल्स में आईपीओ का ओपनिंग डेट है 19 तारीख और क्लोजिंग है 21 तारीख। चलो आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपये है, उस हिसाब से 114 से 120 तक इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 125 शेयर लॉट यहाँ पे दिया गया है। कुल मिलाकर टोटल जो आईपीओ का साइज है वो एकदम छोटा है, 132 करोड़, और टोटली फ्रेश इशू है। देखिए यहाँ पे अच्छी बात है कि यहाँ पे ऑफर फॉर सेल नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा कंपनी के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा, एक अच्छी बात है। और आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट है वो क्या है, 26 तारीख को। तो आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है 19 से 21 तारीख तक। बेसिक अलॉटमेंट है होगा 24 ऑफ जून में, और इंस्टीट्यूशन जो रिफंडेड है वो 25 ऑफ जून में, और क्रेडिट किया जाएगा 25 ऑफ जून में। और लिस्टिंग डेट कब है, 26 ऑफ जून। मतलब हर दिशा में दिखाई तो कंपनीज के ऊपर डेटा आपको यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। तो मेन पॉइंट पे चले आते हैं कि आईपीओ के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए, सही में आईपीओ के ऊपर काम करना चाहिए। सबसे पहले इस कंपनी के मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको दिखा दूँ। देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 30 के आसपास चल रहा है, मतलब 30 रुपीज़ के ऊपर लिस्टिंग, मतलब 25% के ऊपर लिस्टिंग होने का चांसेस है। मगर मुझे नहीं लग रहा कि अच्छा खासा जम करके इस कंपनी का आईपीओ लिस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस आई फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में अभी भी उतना खास ग्रोथ अभी तक स्टार्टिंग हुआ ही नहीं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस तरीके से आईपीओ के ऊपर पैसा डाल दूं और मुझे डबल प्रॉफिट मिल जाएगा, उसके लिए बता दूं, डबल होने के लिए जो सोच आप रखे हैं उसको भूल ही जाइए, क्योंकि फाइनेंस सेगमेंट में, फाइनेंस सेक्टर में उतना ग्रोथ नहीं है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर भी उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिल सकता। बाकी बहुत सारे लोग
इस बात को लेकर नेगेटिव रेटिंग भी दिया है, क्योंकि अबाउट दिलीप जो डेविड है, तो उन्होंने एक बातचीत कहा है। उन्होंने कहा कि इस आईपीओ को अवॉइड करना ही ठीक होगा, क्योंकि उनका रिव्यू देखिए, रिव्यू बाय दिलीप, दिलीप जी उन्होंने खुद कहा 14 जून में कि इस आईपीओ को अवॉइड करना ही ठीक होगा। अगर आईपीओ को क्यों अवॉइड करना चाहते हो, वो अगर जानना चाहते हैं, तो इस पेज को आपको मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ पे जाकर पूरी डिटेल्स को देख सकते हैं। तो मेरे खुद के ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, मैं इस आईपीओ के ऊपर पैसा नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि इस आईपीओ में मुझे उतना खास ग्रोथ एंड कुछ खास कुछ पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिला। तो जो कंपनी में ग्रोथ नहीं है, जिस कंपनी में ग्रोथ एक्चुअली अभी फिलहाल के लिए नहीं है, और कंपनी का बहुत सारे वीकनेस पॉइंट है, जिसके चलते मैं इस कंपनी से दूर रहूंगा। चाहे कंपनी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दे, चाहे कुछ भी हो, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके हिसाब से लीजिए। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी आपके क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी अपडेट में आपके सामने लेके आऊंगा, उसके लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।